हेलो दोस्तों, मैं कृष्णा कुमार। आज हम लेके आए हैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे यूरोपियों का भारत में आगमन, एडवेंट ऑफ यूरोपीज टू इंडिया। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि यूरोपियन का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ जानने के लिए देखें तो यूरोपियों में कौन से देश आए थे भारत, उनके बारे में जानेंगे। जैसे स्पेन देश वाले, पुर्तगाल वाले, इंग्लैंड वाले, डच, फ्रांस, इटली वाले जो भारत आए थे। पृष्ठभूमि देखें, भारत में यूरोपियंस मुख्यतः व्यापारिक उद्देश्य लेकर आए थे। व्यापारिक उद्देश्य लेकर आए थे, लेकिन हमें पता है, आपको पता है कि फिर वो क्या करके गए। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या इसके पहले भारत से व्यापार नहीं होता था? ऐसा कतई नहीं था। दुनिया के कई देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत प्राचीन से है। यह व्यापार आज से लगभग 1600 से 1700 ईस्वी वर्ष पहले सिल्क रूट के तहत होता था। ईरान, अरब, मिस्र इत्यादि देशों के साथ बहुत लंबे समय से व्यापारिक संबंध स्थापित रहा। भारत के मसाले, लाल मिर्च, रेशम तथा सूती कपड़े जैसे वस्तुओं की बिक्री यूरोप की मंडियों में खूब होती थी, लेकिन यूरोपवासियों इसे डायरेक्ट भारत से नहीं खरीदते थे, बल्कि अरब व्यापारी, तुर्की व्यापारियों से वो लोग खरीदते थे। सारा व्यापारिक सामान 3 रास्ते से होकर यूरोप पहुंचता था। वो 3 रास्ते कौन कौन से हैं, आइए फिगर के माध्यम से भी समझते हैं और नाम के लिख के भी मैं बताऊंगा। वो जो हम 3 रास्तों की जो बात कर रहे हैं, वो 3 रास्ते, एक तो स्थल मार्ग से, दूसरा इनका मार्ग, कुछ भाग थल मार्ग होता था और कुछ मार्ग जल मार्ग होता था, और तीसरा जो रास्ता था वो पूरी तरह से जल मार्ग होता था। आइए पहला स्थल हम देखते हैं जो थल मार्ग से था। थल मार्ग से तो बहुत लंबा प्रोसेस था। पहले इंडिया, फिर पाक, फिर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की, फिर यूरोप। ऐसे काफ़ी लंबा रास्ता था, लेकिन लंबा तो हर साइड से ही था, बट थोड़ा सा ये थल मार्ग वाला पहले इंडिया, फिर पाकिस्तान, फिर अफ़गानिस्तान, फिर ईरान, फिर इराक, फिर तुर्की, फिर यूरोप में एक छोटा सा शहर था जिसका नाम इटली था। वो इटली से चारों तरफ यहाँ से माल को सप्लाई करता था। जो गुड्स वस्तुएं थी उसको सप्लाई की जाती थी। यह मार्ग भारत के पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के पेशावर से होकर अफ़गानिस्तान, ईरान, इराक, तुर्की होते हुए यूरोप में एक छोटा सा शहर इटली पहुंचता था। वहाँ से पूरे यूरोप में वस्तु ले जाए जाते थे। वस्तु ले जाने के लिए उस समय ये लोग ऊँट, बैलगाड़ी, घोड़ा इत्यादि का प्रयोग करते थे। आइए दूसरा मार्ग जानते हैं। दूसरा मार्ग, इनका कुछ भाग थल मार्ग था और कुछ मार्ग जल मार्ग होता था। सूरत के बंदरगाह से अरब सागर और फारस की खाड़ी से होते हुए इराक पहुंचता था, और फिर वहां से बैलगाड़ियों, ऊँटों, घोड़ों के सहारे तुर्की होते हुए यूरोप जाता था। जैसे आइए देखते हैं, ये अपना भारत का निचला हिस्सा आपको दिख रहा है। फिर आइए जूम करते हैं इस पर। ये अपना भारत का निचला हिस्सा, ठीक है। यहाँ गुजरात से होते हुए, गुजरात में एक जगह है सूरत से होते हुए अरब सागर बाय बोट के द्वारा, फिर फारस की खाड़ी यहाँ इराक से, फिर उसके बाद इराक में जाता था। इराक से सीरिया, और सीरिया होते हुए तुर्की से यूरोप होकर निकल जाता था। इसी के साथ हम तीसरा रास्ता की बात करते हैं। तीसरे रास्ते की जो बात करते हैं वो पूरी तरह से जलमार्ग था। भारत की व्यापारिक वस्तुएं अरब सागर होते हुए लाल सागर को पार करके मिस्र होता हुआ भूमध्य सागर पहुंचता था,
और इसी भूमध्य सागर के ऊपर पूरा यूरोप बसा हुआ था, जहाँ से पूरे यूरोप में व्यापारिक वस्तुएं भेजी जाती थी। आइए फिगर पे जूम करते हैं। थर्ड फिगर, वो जो ये सारा जो गुड्स है, ये सारा जो माल जाता था वो यूरोप के एक इटली शहर है, वहाँ जाके वहाँ से चारों तरफ मतलब यूरोप में माल को सप्लाई किया जाता था। यूरोप इटली को वेनिस शहर भी बोला जाता था। इटली को उस समय वेनिस शहर भी बोला जाता है। ये अपना इंडिया का निचला निचला भाग। यहाँ से सूरत से अरब सागर, फिर लाल सागर, फिर भूमध्य सागर, यहाँ से क्रॉस किया, ये तुर्की है, ये मिस्र से यहाँ से निकल के भूमध्य सागर, फिर यूरोप में निकलता था। यूरोप में वो भी इटली जो जगह है वहाँ पहुँचता था, यहाँ से माल को फिर सप्लाई कर दिया जाता था। आइए देखते हैं। इटली में जो वेनिस शहर था, यूरोप में जो इटली शहर था उसमें एक वेनिस जगह था, वहाँ से सारे माल को मतलब पूरे यूरोप में सप्लाई किया जाता था। और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के व्यापारी, स्विट्ज़रलैंड में जेनेवा है, के व्यापारी सब भारत के माल को खरीद कर पूरे यूरोप में बेचा करते थे। यह व्यापार की स्थिति कई शताब्दियों तक चलता रहा। एक बात सोचने की बात आ गई। बात वो क्या सोचने वाली थी, आखिर ऐसा कौन सी परिस्थिति आ गई जिसके कारण यूरोपियन जो थे उनको नए मार्ग खोजने की ज़रूरत पड़ी। आइए देखते हैं। 13वीं 14वीं शताब्दी आते आते तुर्की में उस्मानी साम्राज्य एक बड़े साम्राज्य का रूप ले चुका था और उसने पूरे अरब देश, मिस्र, इराक, ईरान, यूक्रेन, यूरोप के कुछ देशों पर कब्जा कर लिया। एक विशाल साम्राज्य का रूप धारण कर लिया। यूरोप वासियों जो व्यापारिक वस्तु अरब देशों के द्वारा मिलते थे उसे उस्मानी साम्राज्य ने यूरोप वासियों के लिए बंद कर दिया। अब यूरोपियन व्यापारियों ने भारत के व्यापारिक वस्तुओं को यूरोप लाने के लिए एक ऐसे मार्ग की खोज करने की सोचने लगे जो तुर्की, उस्मानी साम्राज्य या अरब देशों से होकर ना गुजरता हो। अब क्या होगा, जब उस्मानी साम्राज्य ने पूरा यूरोप वासियों के लिए व्यापार का रास्ता ही बंद कर दिया था, जो ज़मीनी रास्ता था वो तो व्यापार के लिए बंद कर दिया था, तो अब क्या करना पड़ा, अब यूरोप वासियों को तो व्यापार करना ही करना है। तो यूरोप वासियों को व्यापार करने के लिए वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि एक ऐसी मार्ग की खोज की जाए जो कि ज़मीनी से ना होए, वो मतलब पानी से होते हुए, समुद्री रास्ते से होते हुए वो लोग व्यापार करें, जैसे अरब सागर उसमें ना पड़े। और रास्ते में जिससे भी अभी हम लोग क्या देखें, जिनसे भी यूरोप वासियों से व्यापारिक वस्तुएं अरब देशों के द्वारा मिलते थे, जो अरब देशों वालों से इनको मिलता था, उनसे भी ये लोग मतलब इनकी मुलाकात ना हुई। आइए देखते हैं। यूरोपवासी चाहते थे कि व्यापार समुद्री मार्ग से हो, लेकिन रास्ते किसी को पता नहीं था। भारत सफ़र के लिए किस दिशा में जाना पड़ेगा यह भी किसी यूरोपवासियों को नहीं पता था। बताइए, जब भारत देश में किधर साइड है ये भी नहीं पता था उन लोगों को, मतलब किस साइड से हो के, मतलब समुद्री मार्ग से तो वैसे भी नहीं खोज पाते, किसी को भी नहीं पता था। तो वो हुआ ये कि मतलब वो लोग रास्ते खोजने के लिए वहाँ के नामी जो भी थे, जैसे अब रीज़न क्या था कि उस्मानी साम्राज्य जो था वो ज़मीन रास्ते बंद कर दिए थे। अब यूरोपवासियों को हर हाल में रास्ते की तलाश करनी थी। फिर ये सिलसिला चालू हुआ और इस सिलसिले में यूरोप के कई देशों के नामी खोज में निकल गए। किसके खोज में? भारत की खोज में। और भारत की खोज में किस रास्ते से? समुद्री रास्ते से, जिसमें अरब नहीं आए या कोई भी ज़मीनी रास्ता, जैसे कि ये मिस्र, इराक, जैसे उस्मानी साम्राज्य का कोई भी रास्ता बीच में ना आए। आइए आगे देखते हैं। जैसे 1486 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज नाम का एक पुर्तगाल व्यक्ति था,
जो पुर्तगाल से निकला, इसे पुर्तगाल के राजा जॉन द्वितीय ने समुद्री मार्ग से खोजने के लिए स्पॉन्सर किया, प्रायोजित किया। स्पॉन्सर्ड मतलब होता है कि वो उसको पैसे, उसके खर्च उठाने के लिए राज़ी हुए थे। कौन? जॉन द्वितीय ने। क्यों? इसको समुद्री मार्ग से रास्ता खोजना था। समुद्री मार्ग से रास्ता खोजने के लिए उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेंगे, खाने के लिए ज़रूरत पड़ेंगे ही, तो फिर वो कहाँ से लाएगा? इसलिए वो जाकर राजा से मिला था। जॉन द्वितीय ने इसे पैसे और खाने के सब कुछ उठाए कि अगर मार्ग की खोज करता है तो फिर तो हमारा ही फ़ायदा है, इसके वजह से। ठीक है। 1487 ईस्वी में डियाज अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु उत्तम आशा आंतरिक, जिसको हम केप ऑफ गुड होप के नाम से जानते हैं, यह जगह दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। डियाज यह समुद्री तूफान में फंसकर यूरोप लौट गया, लेकिन उसके खोजों से इतना ज़रूर पता चल गया कि अफ्रीका का अंत कहाँ पर है। डियाज ने यह बताया कि अगर अफ्रीका से आगे बढ़ा जाए तो हो सकता है कि भारत के लिए समुद्री मार्ग मिल जाए। अब डियाज भाई साहब तो निकले थे भारत की खोज करने के लिए, लेकिन वो केप ऑफ गुड होप के पास से वापस लौट गए, क्योंकि वो समुद्री तूफान में फंस गए थे, तो फिर उनको वापस लौटना पड़ा। लेकिन उनकी खोज से क्या हमें पता चला था? उनकी खोज से हमें ये पता चला था कि हमें क्या हो सबको कि अफ्रीका का अंत कहाँ पर है। आइए देखते हैं। उसके बाद जो आए उनका नाम था कोलंबस। आइए उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। वो आए, क्या किए, क्या उनको कौन स्पॉन्सर किया, और वो क्या चीज़ का खोज किए, क्या खोज करने आए थे। आइए देखते हैं। ठीक इसके बाद कोलंबस भारत के लिए समुद्री रास्ते से की खोज के लिए निकला। कोलंबस को स्पेन की महारानी क्वीन इसाबेल ने स्पॉन्सर्ड की थी। कोलंबस स्पॉन्सर्ड का मतलब तो समझ रहे हैं ना, कि खर्चे उठाई थी उनका भारत खोज में, जो भी खर्चे उनके लगे, और समुद्री मार्ग में उनको जो भी मतलब खर्चे देने थे, खाने पीने, रहने ओढ़ने। एक दिन में तो खोज नहीं होगा ना, कई दिनों के लिए खाना लेके जाना पड़ता था तो हो पाएगा। तो स्पॉन्सर्ड कौन की? स्पॉन्सर्ड क्वीन इसाबेल। फिर उसके बाद क्या हुआ? कोलंबस भारत के लिए निकला ज़रूर था, लेकिन समुद्र में रास्ता भटक जाने के कारण अमेरिका पहुंच गया। अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। वहाँ तट पर पहुंचने के बाद वह इंडियन चिल्लाने लगा। उसको खुशी होने लगी थी कि मतलब हम पहुंच गए इंडिया। वाह, बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात कर दी है हम इंडिया पहुंच के, और अब हम मसाले की खेती, मसाले की वो व्यापार वगैरह ये सब कुछ कर सकेंगे। उसको खुशी बहुत हुआ था। अच्छा, वो आप जानने की कोशिश करेंगे कि वो मतलब क्यों इतना मतलब लोग आए थे इतना खोज करने के लिए? भारत में ऐसा क्या था? भारत के व्यापार में ऐसा क्या फ़ायदा हुआ था, या कुछ भी? आइए आगे हम जानेंगे उसके बारे में, सब कुछ जानेंगे कि भारत से वो लोग व्यापार करना चाहते थे, और अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करने के लिए, ये सब करने के लिए वो भारत में आना चाहते थे। फिर वो क्या किया? वो इंडियन चिल्लाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वो इंडिया पहुंच गया है। यही कारण है कि आज भी दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के लोगों ने उसका भव्य स्वागत किया। 1493 ईस्वी में जब वह स्पेन लौट गया, और स्पेन में वहाँ रानी भी उसका भव्य स्वागत की। इस प्रकार कोलंबस ने यूरोप से अमेरिका के लिए समुद्री रास्ते की खोज कर डाली। कोलंबस के इन खोजों की खबर पूरे यूरोप में आग की तरफ फैल गई, और इस प्रकार यूरोप के कई देश बैक टू बैक इस समुद्री खोज अभियान लग गए, और धीरे धीरे पुर्तगाल के अलावा स्पेन, डच, फ्रांस, अंग्रेज इत्यादि ये सभी अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका प्राकृतिक संसाधनों का गढ़ था। गढ़ बोले तो प्राकृतिक संसाधनों की बहुलता थी, और
इसका लाभ उठाने के लिए यूरोपीय देश अपनी अपनी बस्तियां बसानी शुरू कर दी और इस प्रकार अमेरिका यूरोपीय कंपनियों का उपनिवेश बनकर गुलाम हो गया। कोलंबस, एक बात इससे हम क्या देख रहे हैं पता है? अंग्रेज मतलब ब्रिटेन कितना छोटा जगह है, लेकिन वो हर जगह राज कर रहे हैं थे उस टाइम। हर जगह उनको जाना था, हर जगह अपने व्यापार करना था, हर जगह उनको अपनी बस्ती बसानी थी, हर जगह अपने कोठी बनाने थे, हर जगह उनकी यही था कि मतलब व्यापार भी करेंगे, यहाँ के लोगों से काम भी करवाएंगे और बहुत कम पैसे में इनका जो मानदेय होगा उनको बहुत कम पैसे में हम अपना ज़्यादा व्यापार भी बड़ा कर लेंगे और इन्हीं पे राज करना भी शुरू कर लेंगे। यही इनका शुरू से था, इसलिए ये आज तक टिके रह गए, काफ़ी सालों तक टिके रहे। मतलब बोले तो कोलंबस और बार्थोलोमियो डियाज के बाद पुर्तगाल का दूसरा नाविक वास्को डी गामा बार्थोलोमियो डियाज के रूट मतलब उसके रास्ते को अनुसरण मतलब फॉलो करता हुआ 1497 ईस्वी में 4 जहाजी बेड़ों के साथ पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत की खोज के लिए रवाना हुआ। यह डियाज के रास्ते को अनुसरण करते हुए साउथ अफ्रीका पहुंच गया। साउथ अफ्रीका में कुछ दिनों के लिए ठहरा हुआ था। यहीं पर उसकी मुलाकात गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद से हुई। इसी व्यापारी ने वास्को डी गामा को भारत पहुंचने का मार्ग बताया। इस व्यापारी की सहायता से डी गामा हिंद महासागर होते हुए 20 मई 1498 को केरल के मालाबार तट स्थित कालीकट पहुंचा। इस प्रकार समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला यह प्रथम यूरोपीय था। कब पहुंचा? 20 मई 1498 ईस्वी को। कब पहुंचा था? 20 मई 1498 ईस्वी को। इसको हम क्या करेंगे? हाईलाइट कर देंगे। पहुंचा। ये समुद्री मार्ग से भारत पहुंचने वाला यह प्रथम यूरोपियन था। ये भी देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। डी गामा जब भारत पहुंचा उस वक्त कालीकट का राजा कौन था? जमोरिन। जमोरिन ने डी गामा की स्वागत गर्मजोश के साथ स्वागत किया। उस वक्त भारत में तथा अरब सागर में अरब व्यापारी का बोलबाला था। अरब व्यापारी जो थे, अरब के जो व्यापारी थे वो कतई नहीं चाहते थे कि यूरोपीय व्यापारी यहाँ भारत में पहुँचे। हुआ क्या कि वास्को डी गामा तो अब भारत पहुँच चुका था, जमोरिन इसका स्वागत भी कर चुका था। अब क्या हुआ आइए देखते हैं। अरब व्यापारी नहीं चाहते थे कि कोई यूरोपीय व्यापारी भारत पहुँचे। वास्को डी गामा भारत 3 माह रहा और यहाँ से मसाले लेकर यूरोप निकल गया। वहाँ उन मसालों को बेचकर 60 गुना लाभ कमाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है, ये क्वेश्चन पूछता है वहाँ उन मसालों को बेचकर कितना गुना लाभ कमाया था? वो 60 गुना लाभ कमाया था। इस लाभ की खबर पूरे पुर्तगाल के साथ साथ पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। आइए देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 60 गुना तो मुनाफा कमा ही लिया वो कौन? वास्को डी गामा। मसाला ले जाकर भारत में 3 माह तक रहा था, 60 गुना ज़्यादा मुनाफा कमाया यहाँ से मसाले ले जाकर। और ये खबर क्या हुआ था? पुर्तगाल के साथ पूरे यूरोप में, पुर्तगाल के साथ साथ पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई थी। वास्को डी गामा दोबारा भारत में 1502 ईस्वी में 15 जहाजी बेड़ों मतलब 15 जहाजी बेड़ों का मतलब कि बेड़े का मतलब कि समूह तथा उस पर 800 लोगों के साथ भारत पहुंचा। वह केरल के कालीकट नामक जगह पर जहाज का बेड़ा लगाया और सभी अरब व्यापारियों को कालीकट छोड़ने को कहा। मुख्यतः इसमें मुस्लिम व्यापारी थे। जब वे व्यापारी हटने से मना किए तब पुर्तगाली ने उन पर भीषण बमबारी और गोलीबारी कर दिए। डी गामा ने जमोरिन कई आदमियों की हत्या कर डाली। और ये हत्या क्यों? डी गामा जो था वो पहली बार जब भारत आया था तो जमोरिन ने तो उसका बहुत भव्य स्वागत किया था। दूसरी बार आया तो वो भव्य स्वागत किया था, लेकिन
जब वो अरब व्यापारी ने इनका विरोध करना शुरू किया था, तब वो मना कर दिए थे इनको यहाँ से व्यापार करने के लिए, इसलिए ये गुस्सा हो गया था। और फिर उसके बाद 815 जहाजी बेड़ों के साथ 800 लोगों के साथ भारत पहुँचा था, और फिर उसके बाद इन्होंने जमूरिन के कई आदमियों को हत्या कर डाली। फिर 1503 ईस्वी में वो पुर्तगाल लौट गया। वास्को डी गामा तीसरी बार 5 सितंबर 1524 ईस्वी को भारत आया, और दिसंबर 1524 ईस्वी में ही भारत में उसकी मृत्यु हो गई। एक बात पता है, यूरोपीय कंपनी जो आए थे, जो वास्को डी गामा, बार्थोलोमेओ डियाज, कोलंबस, ये लोग भारत की खोज क्यों करना चाहते थे? क्योंकि यहाँ पे व्यापार कर सकें। और क्या करना था उनका लक्ष्य? वो अपने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना चाहते थे। आइए देखते हैं यूरोपीय कंपनी का उद्देश्य क्या था। तो पहला हो गया भारत में व्यापार करके खूब धन अर्जित करना। फिर भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना। इन दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए यूरोपीय देश को भारत में साम्राज्य स्थापित करने की आवश्यकता हुई। अतः अपने उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने एक हाथ में धर्म का झंडा तथा दूसरे हाथ में तलवारें थाम रखी थी। यूरोपीय यात्रियों नाविकों द्वारा अन्य जगहों की खोज की गई। यूरोप से ब्राज़ील जाने का मार्ग कौन खोज किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने खोजा था 1500 ईस्वी में। ब्राज़ील की खोज किसने किया था? पेड्रो अल्वारेज कैब्राल। आइए दूसरा देखते हैं। न्यूजीलैंड का मार्ग 1642 ईस्वी में एक डच नाविक था जिसका नाम तस्मान था। उन्हीं ने न्यूजीलैंड का रास्ता खोजा था, तस्मान। वायुद्वीप समूह का मार्ग 1770 ईस्वी में एक ब्रिटिश यात्री जेम्स कुक ने खोजा था। इसी ने ही ऑस्ट्रेलिया की भी खोज की थी, जेम्स कुक ने खोजा था। वायुद्वीप समूह का मार्ग। उत्तरी ध्रुव की खोज एक अमेरिकन यात्री रॉबर्ट पियरी ने की थी। उत्तरी ध्रुव की खोज एक अमेरिकन यात्री रॉबर्ट पियरी ने की थी। रॉबर्ट पियरी बोले, मन में बोलेंगे तो याद होगा। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी। उत्तरी ध्रुव का खोज किसने किया था? रॉबर्ट पियरी। आइए देखते हैं दक्षिण ध्रुव की खोज किसने किया। 1911 में एक नॉर्वे यात्री एमंडसेन ने की थी। भारत में यूरोपीय देशों का आने का क्रम देखते हैं। आइए क्रम देखते हैं। आने का क्रम ध्यान रखिएगा। भारत में यूरोपीय देशों के आने का क्रम, स्थापना का क्रम नहीं है ये, आने का क्रम। सबसे पहले पुर्तगाली आए, पुर्तगीज़, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर फ्रांसीसी आए। और यही स्थापना का क्रम पूछता है तो पहले पुर्तगाली आए, फिर अंग्रेज़ आए, फिर डच आए, फिर फ्रांसीस वगैरह ये सब लोग आए। एक है शॉर्ट ट्रिक्स पेड कर दे फीस। पेड कर दे फीस, ये कर में कुछ नहीं है, ठीक है, इसको काट देते हैं। पेड का पुर्तगालीज, ए से इंग्लैंड, ये स्थापना क्रम, डी से डच और डी से डेन और एफ से फ्रांस और स्पेन।